हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मीडिया एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एंड यूपीटेट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट और यूपीटेट में जो सीडीपी आता है वो लगभग सेम है, उसका सिलेबस सेम है। सो ये जो आज आप वीडियो करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी और यूपीटेट के लिए भी। सो यहाँ पे जो मैंने सीडीपी के क्वेश्चंस लिए हैं वो पर्टिकुलरली मैंने लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड लिए हैं। लर्निंग थ्योरीज मतलब वो थ्योरीज जो कि हमें आपको पता होगा कि चॉम्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, इन लोगों की जो थ्योरीज़ है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है वो हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। चॉम्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दोस्तों, चॉम्स्की की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों के दिमाग में एक डिवाइस होती है जिसे LAD कहते हैं, लैड कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन डिवाइस, जिसके हेल्प से बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। तो बच्चों के माइंड में दिमाग में एक क्या होता है, डिवाइस होता है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट, चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी। मतलब ये जो डिवाइस है वो उनके जन्मजात होती है, मीन्स पैदा होते ही उनके ये दिमाग में, माइंड में ये डिवाइस होती है जिससे कि वो किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Question number 2, according to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract propositions? इसका मतलब है कि जो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेज है, इनमें से ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जिसमें कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं होती, या आप सिर्फ उसे फील कर पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाइक इमोशंस है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंग्री है, हमारा एंगर है। तो इन सभी चीज़ों को हम कब समझना शुरू करते हैं, कोई भी बच्चा कब समझना शुरू करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। पियाजे के 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, जो कि है सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। देन सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक रहता है। देन है कॉन्क्रीट स्टेज, जो कि आपका 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक होता है। देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स से ऊपर होता है। सो दोस्तों, इसमें से हमें बताना है कि किस एज में हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट करते हैं या बच्चों के अंदर लॉजिकली चीज़ें सोचने की क्षमता आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 ईयर्स एंड अप जो चाइल्ड हो जाते हैं उनके अंदर ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो आ जाती है, जिसे हम कहते हैं अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना। ठीक है, बच्चे यहाँ पे तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन प्रपोज्ड बाय वाइगॉत्स्की। जो प्राइवेट स्पीच है, जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी में उन्होंने बताया है कि एक प्राइवेट स्पीच होता है जो कि बच्चे करते हैं, वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, क्या बताता है ये कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार it illustrates that children use speech to guide their own action। जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है तो वो अपने खुद के एक्शन को गाइड करता है, मतलब वो अपना जो करना चाहता है या जो वो सोच रहा है उस चीज़ को प्रॉपर वहाँ पे एक तरह से एनालिसिस करता है, प्लानिंग करता है, वो खुद को गाइड करता है किसी भी चीज़ के बारे में सोच के या उसके बारे में बोलता है। प्राइवेट स्पीच मतलब जब हम अपने से ही बात करते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में कभी कभी सोचते हैं ना और मुँह से ही बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो जो प्राइवेट स्पीच उसे कहा जाता है। तो वो उससे हमें किसी चीज़ का आइडिया मिलता है, हमें उससे गाइडेंस मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। जो पियाजेज थ्योरी है या जो पियाजे ने अपने थ्योरी में स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो कि जिसे इंद्रिय गामक कहते हैं या फिर संवेदी प्रेरक भी कहते हैं। तो संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड है, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। देखिए
सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों को सेंसेस आने लगते हैं, वो चीज़ों को समझने लगते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, मीन्स उसकी चीटिंग करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और उनकी मेमोरी बढ़ती है, वो चीज़ों को याद रखते हैं, ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं। मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जो उन्होंने पास्ट में चीज़ें सीखी हैं या कोई भी ऐसे टॉपिक जो वो जानते हैं उसे किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब किसी टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट कर पाना मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बच्चों के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जो कि एसोसिएटेड है सेंसरी मोटर स्टेज से, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एडल्ट्स मतलब कोई बड़े लोग जो होते हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो जब एक वयस्क जो है बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को, ठीक है, जब वो बच्चे सीखते हैं, जो उनका करंट लेवल होता है परफॉर्मेंस का, उसके जो वर्तमान स्तर होता है, जो प्रेजेंट जो इसका स्टेज होता है, उसमें जब सहायता करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं और उनके नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, विस्तारित करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जब कोई एडल्ट किसी बच्चे का हेल्प करता है, किसी चीज़ में सपोर्ट करता है और उसके नॉलेज को बढ़ाता है या उसकी समझ को बढ़ाता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए, तो उसे कहा जाता है स्काफ फोल्डिंग। देखिए, स्काफ फोल्डिंग जो वर्ड है उसकी मीनिंग होती है पाड़ या ढांचा। तो जैसे कि हमने देखा है कि कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, उसी तरीके से जब बच्चे नॉलेज लेते हैं या उन्हें कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो उनको एक सपोर्ट दिया जाता है। ढांचे का क्या काम होता है? सपोर्ट करना। तो हम भी क्या करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमने बच्चों को सिखाया है 3 + 2 = 5, तो उन्हें ये प्लस करने आता है, ठीक है। तो बच्चों को अगर इससे बड़े नंबर्स दे दिए जाएं, 7 + 8 = क्या होगा, वो सब बच्चे कर लेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें 700, 820 इस तरीके के नंबर जब प्लस करने के लिए देंगे तो उन्हें वहाँ डिफ़िकल्टी होगी। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें सपोर्ट देना है। तो जब हम वहाँ पे बच्चों को सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये कैसे करना है, तो वो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, हम स्काफ फोल्डिंग कर रहे हैं। हम वहाँ बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए वहाँ पे हम स्काफ फोल्डिंग दे रहे हैं। या फिर इसी तरह के और क्वेश्चंस को हम उन्हें क्वेश्चंस दे देते हैं, बच्चे उसे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें जहाँ पे उसमें डिफ़िकल्टी आती है उसे हम बताते जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे स्काफ फोल्डिंग का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बच्चों को हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छा परफॉर्म करने में या उनकी नॉलेज को और अच्छी तरीके से बढ़ाने में, समझने में, तो उसे कहा जाता है स्काफ फोल्डिंग। तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा मैं आपको जेडपीडी भी बताना चाहूँगी कि जेडपीडी क्या होता है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। जो बच्चा होता है, एक तो वो जोन हो गया जिसमें कि बच्चा अपने आप बिना किसी हेल्प के वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे कि 3/2 जैसे प्लस कर सकते हैं, उसी तरीके से 7/2 8 भी प्लस कर सकता है। इसी तरीके से जो 1 डिजिट के नंबर है वो ईजिली वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डिजिट्स बढ़ते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जहाँ बोरो और कैरी की बात आती है, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो जब कोई बड़ा बच्चों को सपोर्ट करता है, ये जो एरिया है सपोर्ट का है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, स्काफ फोल्डिंग हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। कोई पेरेंट्स, कोई भी एडल्ट सपोर्ट दे रहा है और उसको बच्चे के लेवल को बढ़ा रहा है, परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। अब ये बच्चे का लेवल था, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्चुअल लेवल था, ये क्या इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि ये वास्तविक विकास था। तो जब एक्चुअल जो डेवलपमेंट है, एक्चुअल डेवलपमेंट में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट माइनस करते हैं हम, तो हमारा ZPD आता है। एक्सपेक्टेड मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेड था, पेरेंट्स की हेल्प से या बड़ों की हेल्प से बच्चा इतना परफॉर्म कर सकता है, इतनी चीज़ों को समझ सकता है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा ZPD आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चे का वो जोन था जो कि इतना उसका डेवलपमेंट हो सकता था। अगर सपोर्ट किया जाए तो बच्चा वहाँ उस लेवल तक काम कर सकता था। उसके अलावा जो यहाँ का जो एरिया है, ये एरिया हो जाता है कि बच्चे का यहाँ पे बच्चे का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हेल्प भी करेंगे तो बच्चा यहाँ नहीं कर सकता। अगर उसके लेवल का सिर्फ प्लस माइनस अभी सीखना है तो आप उसको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे तो बच्चा वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ZPD यही होता है कि जो बच्चे का जो परफॉर्म करने की क्षमता है वो एक्चुअल डेवलपमेंट, और जो हम उससे करवा सकते हैं वो उसका डिफरेंस हमारा ZPD होता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन 5 का 3 है।
Now, next question. In Lawrence Kohlberg's theory, which level signifies the absence of morality in the true sense? देखिए, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, मॉरलिटी मतलब नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोहलबर्ग के 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत में पहला क्या था? प्री कॉन्वेंशनल स्टेज था जो कि 4 to 10 ईयर्स का था। सेकेंड था कॉन्वेंशनल स्टेज जो कि 10 to 13 ईयर्स का था। एंड लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, है ना, जो कि 13+ में था। ठीक है, ये 3 ही स्टेज होते हैं। इन तीनों स्टेज में मोरालिटी, नैतिकता का एब्सेंस किस में होता है? जिसमें बच्चों को कुछ नहीं पता है, अभी चीज़ों को सीख रहा है, अभी नैतिकता और अनैतिकता कुछ भी नहीं पता है, तो वो हमारा किस में आता है? स्टेज 1 में आता है। इसका मतलब लेवल 1 में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर 3। सो 7th क्वेश्चन जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण क्या है? दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, मूल रीज़न क्या है? आप सबसे पहले ये जान लो कि जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो सोसाइटी की, मतलब उनके पूरे थ्योरी में सिर्फ सोसाइटी, सोशल, समाज, इन्हीं की चर्चा है, उन्हीं की बात है। उनका ये कहना है कि बच्चे जो हैं समाज से बने हैं, समाज से ही वो इंटरेक्ट करके कुछ सीखते हैं। जब समाज के लोगों के साथ बात करते हैं तब वो धीरे धीरे उनकी लर्निंग होती है। यू कैन से सोशल इंटरेक्शन जब होता है, सामाजिक अन्योन क्रिया जब होती है बच्चों की, तो वो वहाँ पे उनकी लर्निंग होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोशल इंटरेक्शन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉम चॉम्स्कीज रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है? मीन्स डीप स्ट्रक्चर मीन्स गहरी संरचना जो है उसके बारे में क्या कहा है, उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, सो डीप स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि जो चॉम्स्की हैं वो मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों के दिमाग में क्या होता है? एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं? खुद ही सभी चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर का जो मतलब है वो यूनिवर्सल ग्रामर से आता है, स्ट्रक्चरल ग्रामर से इसका मतलब है। तो नॉम चॉम्स्की की थ्योरीज में हमारा एलईडी भी है और एक डीप स्ट्रक्चर जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको भी आपको यहाँ समझना होगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखिए, चॉम्स्की का कहना है कि देखिए यूनिवर्सल ग्रामर मतलब जो ग्रामर है ना वो सभी जगह की एक ही है। ऐसा नहीं कि कहीं की ग्रामर कुछ और है, कहीं का ग्रामर कुछ और है। सभी जो लैंग्वेज है उन सभी का ग्रामर एक ही जैसा होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आता है, उसी तरीके से हिंदी में भी पहले हम सब्जेक्ट को बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद हमारा वर्ब आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरीके से सारे जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट, यही सीक्वेंस चलता है। और उसी तरीके से हम जो भी हमारे टेंसेस होते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, वो हमारा सभी में उसी तरीके से फॉलो होता है। तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो हर लैंग्वेजेस के सेम होते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे सुनते सुनते खुद ही ग्रामर सारा सीख लेता है। ठीक है, तो ब्रेन में जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर इनेट कैपेसिटी होता है ग्रामर को समझने की। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर का एक एक यू कैन से थ्योरी है चॉम्स्की की, जो यहाँ पे समझना ज़रूरी था आपके लिए। सो करेक्ट आंसर इज़ 1 हियर। नाउ question number 9, when learning in one area helps in the learning of another area is called। जब किसी एक एरिया की लर्निंग किसी दूसरे एरिया की लर्निंग में हेल्प करती है, मतलब जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है, तो उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे दोस्तों जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में हेल्प कर रहा है तो वो ज़रूर क्या है, पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव तो हमें मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका है वो तो 1 है ना, कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं आपको दूसरी चीज़ में भी हेल्प मिल रहा है। जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी अपने आप ही हो रही है, तो ये आपका एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होगा कि सीटेट की तैयारी किया वो भाई एसएससी एसएसबी या और किसी एग्ज़ाम में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा कि ना ही सहायता और ना ही समस्या, जो भी हम पढ़ लिए सीटेट का पढ़ लिए, तो हो सकता है कि ये कि जो सीडीपी है वो या किसी भी तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सीडीपी अगर पढ़ रहे हैं तो वो टीजीटी पीजीटी में एज सच कोई हेल्प नहीं करने वाला है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसका ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये जो है ये जो सारे आपको ट्रांसफ़र की जो सारे लर्निंग के हैं, जो ऑप्शन है सारे ये इसी तरीके के हैं। इसमें आपके जो आंसर है वो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र भी क्या है, एब्सोल्यूट मतलब कि ज़रूर से हेल्प मिलती है, जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे वो हेल्प करती है, तो ये एक तरह से सेम है, बट पॉजिटिव ट्रांसफ़र इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू। सो देखिए क्वेश्चन जो 10 है वो क्या कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, सॉरी लॉ ऑफ एनालॉजी होगा। देखिए एनालॉजी क्या होती है, सीखने का सादृश्यता नियम, या ये क्या है, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने का सादृश्यता नियम। ठीक है, जो कि थार्नडाइक का नियम है। इनके अनुसार देखिए जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम जब एक चीज़ सीख लेते हैं तो हम उसके बाद उसको स्कूटी भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं और कार भी बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ एनालॉजी क्या है कि जब हम कोई एक चीज़ सीखते हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं तो और अगर वैसा ही सिमिलर सिचुएशन मिलता है तो हम उसे भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं पास्ट की जो हमारी लर्निंग है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि सीखने का प्रभाव नियम, मतलब कि किसी चीज़ का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हमें शाबाशी दी जाती है तो हम वो काम और अच्छे तरीके से करते हैं, है ना, या फिर अगर हमें किसी चीज़ के लिए पिटाई होता है तो हमें नेक्स्ट टाइम वो करते वक्त ध्यान आता है कि नहीं इसका क्या है, पिटाई हो जाएगा, ये काम हमें नहीं करना है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है कि किसी शाबाशी का इफेक्ट पड़ता है तो उसी तरीके से हमारा पिटाई की भी पिटाई का भी इफेक्ट पड़ता है ना, बच्चों में अक्सर देखा जाता है ना। ये देख लेते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग क्या है, तत्परता का नियम, किसी काम को करने के लिए तत्पर होना। ठीक है, जब हम लगातार कोई काम करते हैं। लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कि हमारा एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज़ को लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, हमारी सोच क्या है वो ये बताता है। ठीक है, उसी से हमारी लर्निंग प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीटेट फरवरी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है दोनों के पर्सपेक्टिव में, सोच में, इनके थ्योरीज में, कि क्या इन दोनों की थ्योरी में मेन डिफरेंस है। सो इसके लिए मैंने आपको डिफरेंट शॉर्ट्स भी दिए हैं दोस्तों। देखिए आप शॉर्ट्स की हेल्प से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब के मैं शॉर्ट्स में, सीडीपी शॉर्ट्स में आपको प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ से देख के आप अपने सीडीपी के प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, मैं देख रही हूँ और अगर आपका जो भी रिस्पॉन्स आता है या क्वेश्चन आता है मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।